हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट कर दिया था आपके सिलेबस के हिसाब से। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो चैप्टर हमने शुरू करा था उसमें हमने जाना था केमिकल रिएक्शंस के बारे में कुछ जाना था और इसकी डेफिनेशन जान ली थी दैट केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मतलब कुछ नया बनेगा, कुछ नई प्रॉपर्टीज के साथ में। इज इट ओके? जिसका फॉर्मूला भी अलग होगा और क्या क्या अलग हो सकता है, ये हमने लास्ट क्लास में बेसिकली इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया था कि दीज चेंजेस आर पॉसिबल। अब हम उन चेंजेस को एग्जाम्पल्स के साथ में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल्स के साथ में पढ़ते हैं। और जो फर्स्ट चेंज हम देखने जा रहे हैं फिलहाल, दिस इज चेंज इन फिजिकल स्टेट। किसमें चेंज पढ़ने जा रहे हैं हम चेंज पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल स्टेट में चेंज पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर जब रिएक्टेंट्स कौन किसमें चेंज होता है केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं वो किसमें चेंज हो जाते हैं? रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं। रिएक्टेंट किसमें चेंज हो जाते हैं? प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं। इज इट? तो चलिए देखते हैं कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं तो इस प्रोसेस के दौरान फिजिकल स्टेट कैसे चेंज होती है ये हम देखते हैं। देखिएगा ध्यान से। जैसे मैं एग्जाम्पल जो आपको यहां पर बताने जा रही हूं, द एग्जाम्पल इज बर्निंग। आप यहां पर बर्निंग किसी की भी ले सकते हैं, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ एनी फॉसल फ्यूल, किसी भी फॉसल फ्यूल की, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, है ना, बर्निंग ऑफ कोल, कोई सा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। मैं जो एग्जाम्पल यहां पर लिखने जा रही हूं, दिस इज बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल शायद जलाते होंगे आप लोग, शायद, क्यों, आई होप जलाते ही होंगे डेफिनेटली। तो ये जो कैंडल है, जब आप इस कैंडल को जलाते हैं तो फिलहाल अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आप इस कैंडल वैक्स को देखें तो ये जो कैंडल वैक्स है, ये कैंडल वैक्स की फिजिकल स्टेट कौन सी है? सॉलिड। दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल, आपके घरों में भी कैंडल होगी, आप देख सकते हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर, एट द नॉर्मल टेम्परेचर द फिजिकल स्टेट ऑफ कैंडल वैक्स इज सॉलिड। इज इट ओके? अब आप इसे जलाने जा रहे हैं तो आपको पता तो नहीं होगा, पर मैं आपको बता देती हूं, सुनिएगा ध्यान से और याद भी रखिएगा इस बात को, ये बहुत काम की बात है कि जब हम इस कैंडल वैक्स को जलाते हैं तो कैंडल वैक्स को जलाने से कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर कैंडल वैक्स को जलाने से यूजुअली नहीं, हमेशा ही दो प्रोडक्ट बनते हैं। वन ऑफ देम इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड द अनदर प्रोडक्ट इज वाटर। तो वैसे तो ये आपके लिए बहुत आगे जानने वाली बात है, पर मैं आपको यहीं पर इंट्रोडक्शन तो बता ही दूं कि सिर्फ कैंडल वैक्स ही नहीं, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, जितने भी, इज इट ओके? जैसे फॉसिल फ्यूल्स का मतलब आपके घरों के सिलेंडर्स में काम में आने वाली लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। और एग्जाम्पल सुनना, अनदर एग्जाम्पल इज वुड, अनदर एग्जाम्पल इज पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल्स। सो वॉट एवर द फ्यूल्स आर, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स मैंने आपको बताए, उन फॉसिल फ्यूल्स को जब बर्न किया जाता है तो हमेशा बिल्कुल फिक्स्ड है, ये दो ही प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनदर इज वाटर। तो खैर फिलहाल तो हमें ये जानना था कि आखिर ये फिजिकल स्टेट में चेंज कैसे नोटिस किया जाता है, कैसे ऑब्जर्व किया जाता है। सो लुक हियर वेरी केयरफुली। एज वी कैन सी, द फिजिकल स्टेट ऑफ दिस कैंडल वैक्स इज सॉलिड and after burning it the products which are formed, they are, one is carbon dioxide and another is water. क्या आप
कार्बन डाइऑक्साइड की फिजिकल स्टेट जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। एट नॉर्मल टेम्परेचर द फिजिकल स्टेट ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज गैसियस एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इज, वाटर की फिजिकल स्टेट जानते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर पर बिल्कुल लिक्विड। हालांकि ये बना हुआ वाटर वेपर्स की फॉर्म में एयर में चला जाएगा, वो एक अलग बात है, पर फिजिकल स्टेट बदली या नहीं बदली? बिल्कुल बदल गई। हमने सॉलिड स्टेट का रिएक्टेंट काम में लिया था और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो गैसियस और लिक्विड स्टेट के बन रहे हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपके सामने रिएक्शन में मेंशन किया है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट को, बिल्कुल इसी तरीके से आप भी अपनी केमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट अगर मेंशन करना चाहें या आपको बोला जाए ऐसा करने के लिए, तो इन द सेम वे इट हैज टू बी डन। अगर कोई सॉलिड प्रोडक्ट या रिएक्टेंट है तो आप उसके नाम के साथ या फॉर्मूले के साथ ब्रैकेट में स्मॉल लेटर्स में उसे डिनोट करेंगे। अगर लिक्विड प्रोडक्ट बन रहा है तो ब्रैकेट में स्मॉल एल लिख देंगे। अगर गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है तो आप ब्रैकेट में स्मॉल जी लिख देंगे। तो इन दिस वे योर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन वुड बी मोर इंफॉर्मेटिव, और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगी, क्योंकि आपने रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखने के साथ साथ उनकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर दी है। इज इट ओके? तो ये था हमारा पहला चेंज, विच इज द चेंज इन फिजिकल स्टेट। जो हम नेक्स्ट चेंज यहां पर देखने जा रहे हैं उसे ध्यान से देखेंगे। जो नेक्स्ट चेंज हम देखने जा रहे हैं, दिस इज चेंज इन कलर। कलर में भी चेंज हो जाता है क्या? बिल्कुल, कलर में भी चेंज हो जाता है। देखिएगा कलर में कैसे चेंज होता है। और ये जो कलर में चेंज हम देखने जा रहे हैं, इसके साथ ही में हम दो बातें जान लेंगे। इज इट ओके? कौन कौन सी और दो बातें हमको पता लगेंगी, देखिएगा। पहले हम चेंज इन कलर तो नोटिस करें, देखिए ध्यान से। हमने लिया यहां पर कंटेनर, बीकर ले लिया, कोनिकल फ्लास्क ले लिया, जो मर्जी आए, जैसा कंटेनर आप लेना चाहें ले सकते हैं। ट्रांसपेरेंट लीजिएगा ताकि जो कलर में होने वाले चेंजेस हैं वो आप इजीली नोटिस कर पाए, है ना। अब देखिए मैं इसमें क्या ऐड करने जा रही हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पर दो चीजें ऐड करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना बोर्ड पर। हम यहाँ पर एक तो ऐड करने जा रहे हैं लेड नाइट्रेट। मैं इसका फॉर्मूला नहीं लिख रही हूं लेड नाइट्रेट का, पर आप जरूर लिखिएगा क्योंकि आप सीख चुके हैं फॉर्मूलेज कैसे लिखे जाते हैं, है ना। और जो दूसरा रिएक्टेंट हम इसमें ऐड कर रहे हैं, दो रिएक्टेंट ऐड करेंगे, ये रिएक्टेंट नंबर 1 और ये रिएक्टेंट नंबर 2। ध्यान से देखिएगा, हमें सिर्फ एक ही चीज नोटिस करनी है, दिस इज चेंज इन कलर। और जो दूसरा हमने रिएक्टेंट ऐड किया है, दिस इज पोटेशियम आयोडाइड। क्या आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं? आई एम श्योर आप लिख सकते हैं, तो लिखिएगा जरूर। मैं नहीं लिख रही हूं पर आपको जरूर लिखना है। मैं एक बात लिखूंगी बस, यहां पर जब आपने ये दोनों चीजें ऐड करी, क्या क्या ऐड करा? पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट। तो हम पहले इनके कलर्स तो जान लें। तो देखो ये भी कलरलेस होता है और ये भी कलरलेस। वैसे तो वाइट सॉल्ट होते हैं, पर जब आप इनको पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन आपको मिलते हैं। तो आपने इन सॉल्ट को किस में डिसॉल्व करा? वाटर के अंदर डिसॉल्व करा। तो सुनिएगा ध्यान से, मैं रिएक्शन लिखने जा रही हूं यहां पर। पहला रिएक्टेंट हमने काम में लिया पोटेशियम आयोडाइड। इज इट ओके? देखो मैं रिएक्शन नाम के साथ में लिख रही हूं, आप नाम के साथ में भी लिखना और फॉर्मूले के साथ में भी लिखना। मुझे बहुत अच्छे से पता है आपको फॉर्मूलेज लिखने आ चुके हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड को आपने काम में लेने से पहले, ये तो क्रिस्टल होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड और सॉलिड की रिएक्शन होने में तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो हम चाहते हैं कि रिएक्शन जल्दी हो, फास्ट हो, उसके लिए पोटेशियम आयोडाइड को आपने किसमें डिसॉल्व कर दिया? वाटर में। तो क्या लिखें? हम एक बात और भी पढ़ चुके हैं,
फिजिकल स्टेट्स को कैसे मेंशन किया जाता है हम वो भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम पोटेशियम आयोडाइड की फिजिकल स्टेट भी लिख देते हैं। लिक्विड लिख दें, क्या बोलते हैं आप लोग, लिख सकते हैं लिक्विड। पोटेशियम आयोडाइड को आपने लिक्विड स्टेट में लिया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पोटेशियम आयोडाइड तो सॉलिड स्टेट में होता है और आपने उसे वाटर में मेल्ट नहीं किया है, आपने उसे वाटर में डिसॉल्व किया है। क्या किया है आपने, डिसॉल्व। और जब किसी भी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो देखिएगा ध्यान से, तो फिर आप उसकी फिजिकल स्टेट को लिक्विड नहीं लिखते, AQ लिखते हैं। अब ये AQ क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। When any substance is dissolved in water, then that solution, when it is dissolved in water, is known as its aqueous solution. क्या बोला जाता है उस सॉल्यूशन को, aqueous solution। लिक्विड स्टेट नहीं बोला जाता है। लिक्विड तो तब बोला जाता है जब आप किसी चीज को हीट करके मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर लो। तो हमने मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट नहीं किया है, हमने तो पोटेशियम आयोडाइड को पानी में डिसॉल्व किया है। तो ये लिख लिया हमने AQ। कैसा सॉल्यूशन था, कलरलेस। ओके, और इसके साथ में आपने जो दूसरा रिएक्टेंट मिलाया वो क्या है, लेड नाइट्रेट। कौन सा सॉल्यूशन ऐड किया है, लेड नाइट्रेट। ये जो लेड नाइट्रेट है इसको भी आपने वाटर में डिसॉल्व किया है, मतलब इसका भी आपने क्या काम में लिया है, एक्वस सॉल्यूशन। और इसका एक्वस सॉल्यूशन भी कैसा होता है, कलरलेस। तो आपने फाइनली 2 कलरलेस सॉल्यूशंस इस कंटेनर में डाल दिए हैं और ये दोनों आपने ऐड किए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे बोथ आर नोन एज रिएक्टेंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और अब रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करते हैं एक बढ़िया सा सुंदर सा कलर इसमें आ जाता है। और जो कलर आता है वो कौन से कलर का आता है पता है, येलो कलर का। मतलब कुछ नया प्रोडक्ट यहाँ पर बना है जिसकी वजह से कलरलेस सॉल्यूशन येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये जो येलो कलर है ये आखिर किसका है। तो फिलहाल तो मैं आपको बता रही हूं, ये पोटेशियम आयोडाइड जब लेड नाइट्रेट से रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है दिस इज लेड आयोडाइड। इज इट ओके? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आपको इस रिएक्शन में। ये जो लेड आयोडाइड है यही है लेड आयोडाइड विच इज येलो इन कलर। ये याद रखना पड़ता है कि लेड आयोडाइड इज येलो इन कलर। फॉर्मूला मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब ये जो लेड आयोडाइड बन रहा है येलो कलर का, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता। धीरे धीरे थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। और कोई सा भी सॉल्ट अगर बनने के बाद में डिसॉल्व ना हो, पानी में ऐसे सेटल डाउन हो जाए बॉटम के अंदर, तो उसे हम बोला करते हैं प्रेसिपिटेट। तो आप यहाँ पर 2 चेंजेस एक साथ पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चेंज इज चेंज इन कलर एंड द अनदर चेंज जो मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मैंने प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में लिखा है, ध्यान से दोबारा सुनिएगा। ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, कोई सा भी सॉल्ट प्रोडक्ट अगर बनने के बाद में सॉल्यूशन में डिसॉल्व ना हो, इज इट ओके, बॉटम में सेटल डाउन हो जाए, तो इस तरीके से जो सॉल्ट बनते हैं, जो इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं, उन इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स को क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेट। इज इट ओके? तो ये जो लेड आयोडाइड जो येलो कलर का बन रहा है, दिस इज नॉट एट ऑल सॉल्यूबल इन वाटर। तो फाइनली बनने के बाद में धीरे धीरे क्या हो जाएगा,
कलर तो प्रोवाइड करेगा ही सही सॉल्यूशन को, एंड सम ऑफ द पार्टिकल्स विल आल्सो सेटल डाउन in the bottom. So this lead iodide is formed in the form of precipitate. तो हम कैसे मेंशन करें? दो तरीके से। एक तो आप चाहो तो ऐसे ब्रैकेट में PPT लिख दीजिए, मतलब किसका फॉर्मेशन हो गया? प्रेसिपिटेट का। प्रेसिपिटेट बनने के बाद क्या होते हैं? बॉटम में सेटल डाउन। तो आप ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन का एरो भी लगा दीजिए। इज इट ओके? तो आप दोनों में से एक काम भी कर दें तो सफिशिएंट होता है। चाहे तो प्रेसिपिटेट लिख दें, और प्रेसिपिटेट ना लिखना चाहें, जल्दी है आपको, तो आप सिर्फ ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का एरो बना दें। इसका भी वही मतलब होता है कि ये वाला सॉल्ट बनेगा और बनने के बाद में नीचे जाकर बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। आ गई बात समझ में? क्या एक ही प्रोडक्ट बनता है? नहीं, प्रोडक्ट तो यहां पर एक और बनता है। अब ये कैसे बना देखिएगा। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। इज इट ओके? अब अगर आप इस कंफ्यूजन में हैं कि ये रिएक्शन कैसे हुई, हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों बनेंगे, है ना, हम कैसे लिख पाएंगे? कोई और रिएक्टेंट दे दिया तो हम क्या लिखेंगे? इतनी सारी बातें आपको अभी नहीं सोचनी है। अभी हमारा चैप्टर शुरू ही हुआ है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमको सब कुछ पता लग जाएगा। हम अपने आप रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बनेगा ये हम डेफिनेटली जान पाएंगे। इज इट ओके? तो फिलहाल मुझे आपको ये नहीं समझाना था कि इससे ये कैसे बना, मुझे आपको सिर्फ ये समझाना था कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है देन चेंज इन कलर मे बी ऑब्जर्व्ड, कैन बी ऑब्जर्व्ड, कलर में चेंज हो सकता है। पर इसी के साथ में हमने एक ही टॉपिक में दो बातें समझ ली हैं कि कलर में चेंज भी हो सकता है और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी हो सकता है। इज इट ओके? तो एक बार दोबारा देखिए क्या पढ़ा हमने रिएक्शन में। हमने कौन सी दो सॉल्यूशंस ऐड करे थे? पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के कैसे सॉल्यूशन हमने ऐड करे थे? एक्वस सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड का भी और लेड नाइट्रेट का भी एक्वस सॉल्यूशन, दोनों को पानी में डिसॉल्व कर लिया था। सुनिएगा ध्यान से, पानी में डिसॉल्व क्यों किया? ताकि रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो। ओके? और जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना? लेड आयोडाइड फर्स्ट प्रोडक्ट, जिसकी वजह से हमारे पूरे सॉल्यूशन का कलर कौन सा हो गया था? येलो। Is it soluble in water? No, it is insoluble in water. और इसी वजह से हमने ये डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला एरो लगा रखा है, which shows that this lead iodide is a precipitate. That means after some time it will settle down in the bottom. This is insoluble in water. Is it okay? And the next product is potassium nitrate, जो आपको पानी में डिसॉल्व होकर के मिलेगा। इसीलिए आपने ब्रैकेट में दोबारा क्या लिख दिया? AQ. That means this product will be soluble in water. Is it okay? तो दो चेंजेस हमने यहाँ पर एक साथ पढ़ लिए हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट जो चेंज हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है। नेक्स्ट चेंज हम पढ़ रहे हैं, तीन चेंजेस हम टोटल पढ़ चुके हैं यहाँ पर, और तीन चेंजेस के बाद में जो नेक्स्ट चेंज हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, देखिएगा। और ये जो चेंज है वो क्या है? इस चेंज को हम जो पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज फोर्थ वन, चेंज इन टेम्परेचर। ध्यान से देखिएगा, चेंज इन टेम्परेचर पढ़ना है आपको। और चेंज इन टेम्परेचर मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, दो तरीके से हो सकता है। हो सकता है कि रिएक्टेंट का टेम्परेचर ज्यादा हो और प्रोडक्ट का कम हो जाए, है ना, उल्टा भी हो सकता है। हो सकता है कि रिएक्टेंट का टेम्परेचर कम हो और रिएक्शन होते होते प्रोडक्ट का टेम्परेचर बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। इज इट ओके? तो अब क्या होगा? प्रोडक्ट का टेम्परेचर टाइम के साथ में कम होगा या ज्यादा। ऑन दिस बेसिस
the reactions, all the reactions, each and every reactions can be classified into two categories. दो टाइप की reactions हमको पढ़नी है change in temperature के हिसाब से. जो first reaction हमको पढ़नी है, this is exothermic reaction. बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की बात है ये, exothermic reaction. और जो दूसरी रिएक्शन हमको पढ़नी है, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. भाई रिएक्शन हो रही है तो यूं माने कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि टेम्परेचर में बदलाव, टेम्परेचर में चेंज तो होगा ही सही, है ना. तो अब ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का क्या मतलब है, बहुत ध्यान से सुनिएगा. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी मैं पर सुनिए ध्यान से, आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज लिबरेटेड. आप लिबरेटेड की जगह हीट इज रिलीज्ड भी लिख सकते हैं, रिलीज्ड की जगह हीट इज प्रोड्यूस्ड भी लिख सकते हैं, जो मर्जी है वो लिखें. मतलब बात सिर्फ इतनी सी है कि प्रोडक्ट का टेम्परेचर रिएक्टेंट से ज्यादा होगा. इज इट ओके? तो ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड. मतलब प्रोडक्ट के साथ साथ हीट का फॉर्मेशन भी होगा. तो कोई एग्जाम्पल याद है क्या आपको? चलो मैं याद दिलाती हूं आपको एक एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा. मैं फिलहाल फॉर्मूले किसी के भी नहीं लिख रही हूं, सिर्फ नाम लिख रही हूं. इन नाम वाली रिएक्शन को वर्ड इक्वेशंस बोला जाता है. आगे वाली क्लासेस में हम फॉर्मूलेज लिखेंगे, फिलहाल हम सिर्फ नाम लिख रहे हैं. तो हमने जो रिएक्टेंट लिया वो लिया क्विक लाइम. क्विक लाइम जानते हैं ना आप, दिस इज अ कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर द व्हाइट वॉश पर्पज. चूना जो काम में लिया जाता है ना, वही है ये पाउडर्ड सॉलिड क्विक लाइम विच इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ व्हाइट वॉश. ओके, और इस व्हाइट वॉश के लिए ये जो पाउडर काम में लिया जाता है व्हाइट कलर का, इसे व्हाइट वॉश के पर्पज में काम में लेने के लिए इसमें वाटर ऐड करना पड़ता है. क्या ऐड करना पड़ता है? वाटर. तभी तो सॉल्यूशन बनेगा और इस सॉल्यूशन से आप व्हाइट वॉश करोगे. इज इट ओके? तो जब इस क्विक लाइम में व्हाइट कलर का पाउडर है, ये ध्यान से सुनिएगा, इस व्हाइट कलर के पाउडर में आपने क्या ऐड करा? पानी, वाटर. फॉर्मूला आपको इसका तो पता ही होगा, इसका ना भी पता हो तो. इज इट ओके? तो जब इस क्विक लाइम में वाटर ऐड किया जाता है तो एक सॉल्यूशन बनता है विच इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ व्हाइट वॉश, एंड दैट सॉल्यूशंस नेम इज स्लेक्ड लाइम. क्या नाम होता है सॉल्यूशन का? स्लेक्ड लाइम. क्या नाम होता है? स्लेक्ड लाइम. और इस स्लेक्ड लाइम के साथ साथ ढेर सारी हीट का फॉर्मेशन होता है. सॉल्यूशन गर्म हो जाता है और कई बार तो इतना गर्म हो जाता है दैट स्टार्ट्स बॉइलिंग. बॉइलिंग भी शुरू हो जाती है, इतना गर्म हो जाता है अपने आप बिना हीट किए. इज इट ओके? तो देखा आपने क्विक लाइम, ये आपने कंटेनर लिया. इस कंटेनर में आपने ये लम्प्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं, पाउडर की फॉर्म में भी ले सकते हैं. क्या लिया आपने? ये क्विक लाइम. कैसा था ये? नॉर्मल टेम्परेचर पर, वॉट एवर द टेम्परेचर ऑफ एयर इज, वही टेम्परेचर था इस क्विक लाइम का भी. पानी डालते ही क्या हुआ? प्रोडक्ट बना. कौन सा प्रोडक्ट? ये प्रोडक्ट स्लेक्ड लाइम. अभी आप इनके फॉर्मूले जानने की कोशिश ना करें, अभी बस नाम ही याद रखें, है ना. स्लेक्ड लाइम बना और स्लेक्ड लाइम बनते ही क्या प्रोड्यूस हुई? हीट. ये सॉल्यूशन, ऐसा ना हो कि आप पानी डालते डालते इसको हाथ लगा लो, हाथ नहीं लगाना होता है, इसको दूर रहना होता है. इट इज वेरी हॉट. इज इट ओके? तो आखिर इस हीट का फॉर्मेशन कैसे हुआ? इस हीट का फॉर्मेशन हुआ इन दोनों की केमिकल रिएक्शन के थ्रू. इज इट ओके? तो समझ में आया आपको चेंज इन टेम्परेचर. तो अगर इस तरीके से प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी बन जाए तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. और ऐसे हीट को प्रोडक्ट के साथ में लिख दिया करते हैं. आ गई बात समझ में? अब दूसरी रिएक्शंस हमको पढ़नी है
एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस पढ़नी है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा? हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हीट आपको देनी पड़ेगी। तो देखिएगा ध्यान से, जैसे मैं रिएक्शन लिखने जा रही हूं, बहुत ध्यान से देखना। AgCl, क्या आप इस AgCl का नाम लिख सकते हैं? सिंबल्स लिख दी अब तो हमने, डेफिनेटली आई होप आप नाम लिख सकते हैं। ये जो AgCl है, इसका नाम होता है सिल्वर क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका? सिल्वर क्लोराइड। Ag इज द सिंबल ऑफ सिल्वर एंड Cl इज क्लोराइड। क्लोरीन मत लिख दीजिएगा, कंपाउंड है ये। इज इट ओके? आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है इसमें, सिल्वर भी और क्लोराइड भी, ठीक है। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, जिसमें आपको हीट या एनर्जी या किसी भी टाइप की एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि इस रिएक्शन को करने के लिए आपको जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है वो हीट एनर्जी नहीं, वो लाइट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है? लाइट एनर्जी। इज इट ओके? आई बात समझ में? और जब लाइट एनर्जी का मतलब रोशनी, आपने तो पढ़ लिया है फिजिक्स का चैप्टर लाइट पूरा। तो जब लाइट एनर्जी इस सिल्वर क्लोराइड पे आप सप्लाई करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं जब आप इसके ऊपर, तो इसमें से ये सिल्वर तो अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। तो मतलब ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें आपको एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो जब एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़े तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें आपको रिएक्टेंट के साथ साथ एनर्जी भी सप्लाई करनी पड़े, उन रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। So endothermic reactions are those reactions in which energy is absorbed। एनर्जी क्या हो जाती है? जिन रिएक्शंस में एब्जॉर्ब हो जाती है, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इज इट ओके? और जिनमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक reactions। So this is the reactions which involves the changes in temperature। So look here, note it down, note down करेंगे आप। हालांकि reactions आपके notes में भी given है, but one more change is there which is the change in evolution of gas। Is it okay? तो that we will discuss in the next class। इतना आप पढ़ेंगे और next class में हम next change के साथ में मिलेंगे। Okay? So bye everyone।